सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, हमारे साथ में देश के एक बड़े वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मर्मज्ञ श्री जतिंदर संधू साहब जुड़े हैं और इनसे हम जो इनके लेख में हम लोग देखते हैं, इनके ब्लॉग्स में देखते हैं, वो देखते हैं कि ज्योतिष सूत्रों पर बड़ी सारगर्भित चर्चा, कम शब्दों में ऋषिवाणी या ऋषियों की जो चेतना है वो उस लेखन में उतरती दिखती है। तो आपसे संधू साहब मैं ये जानना चाहूंगा कि जो एक आप में ऑब्जर्वेशन किया गया है वो किया गया है कि आप सूत्रों को ऋषि चेतना यानी एक लॉजिकल पॉइंट से देखते हैं। तो ये तर्क या ये उन सूत्रों को रहस्य को समझने की जो चेतना है आप में, ये डेफिनेटली इस विकास यात्रा में या तो आपको समर्थ गुरु मिले हैं या फिर आपने उस साहित्य के आसपास जाकर के चीजों को समझने का प्रयास किया है। तो इस तरीके के तार्किक अवलोकन में किन किताबों या किन व्यक्तियों का आपके ऊपर काफी गहरा असर रहा संधू साहब? अगर ये बात करें कि जो है उसका लॉजिक को समझने की कोशिश या लॉजिक तक पहुंचने की कोशिश, ये अप्रोच बेसिकली ये ये इस तरह से डेवलप हुई कि कुछ टाइम टाइम पे कुछ लोगों का निर्देश, जैसे कुछ लोगों के पॉइंटर्स आए, कुछ लोगों ने बताया। उनमें सबसे पहले तो रोनी रंजन थे। जब मैं मिथिक बोर्ड्स नाम के एक उसमें लिखा करता था, वो तब भी मेरा ये होता था क्लासिक्स पढ़ लेना, क्लासिक्स में से जो मेरे को ठीक लगना उसमें मैंने कॉपी पेस्ट कर देना। तो रोनी रंजन जी ने एक बार मेरे को बोला कि भाई ये तो ठीक है, ये तो हम पढ़ते ही हैं, तुम आगे क्या करते हो वो बताओ। देखो, ये मैं यही बोलता हूँ ना कि आपको एक कई बार ऐसा होता है कि देयर आर सर्टन पर्सन जो आपकी जर्नी को डिफाइन करने के लिए आते हैं, भगवान की तरफ से आते हैं। इट इज अ डिवाइन सोल, बड़ी बात है। अब मेरे को बहुत बुरा लगा, लेकिन बात यहाँ आई, मैंने सोचने पे मजबूर किया। मैंने कहा कि ये तो मैं उन्होंने रोनी रंजन जी ने तब उन दिनों में ये बात लगभग बहुत पुरानी हो गई, तो 2000 के 2004-5 की बात होगी। तो उन्होंने कहा कि एस्ट्रो डाटा बैंक नाम की एक साइट है, उस पे काम करो, उसमें एग्जांपल्स आपको मिलते हैं, उस पे काम करो और बताओ कि तुम क्या सोचते हो। अब ये मेरे गुरु नहीं है वो ना, मतलब जैसे मैं वहां पे लिखता था वो भी लिखते थे, लेकिन वो कनाडा बेस्ड है, लेकिन पीछे से बंगाली है, मिस्टर रोनी रंजन। मेरे को आई टुक इट एज अ चैलेंज। मेरे को गुस्सा आया और उस गुस्से को मैंने उस चीज में डेवलप किया कि कभी आई विल गेट अ प्रेज फ्रॉम दिस जेंटलमैन। मेरी मतलब मेरे को उसको मैंने ऐसे चैलेंज लिया, मतलब मैंने उनका कोई डिसरिस्पेक्ट उनसे नहीं शो किया, गुस्सा था, गुस्सा तो उसको शो करने का एक तरीका। तो वो वहां तब काम करना शुरू किया थोड़ा थोड़ा, और इन बिटवीन जो है मेरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे थोड़ा उसकी तरफ मेरा जो है इंक्लिनेशन थोड़ी ज्यादा हो गई, मतलब उस तरफ करना शुरू कर दिया, उस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ला के थोड़ा उसमें, क्योंकि जब मेरे को एग्जांपल्स मिल गए तो अब उसमें मेरे को एक आइडिया, मतलब एक आइडिया डेवलप होना शुरू हुआ, जैसे कि जो क्लासिक्स में है उनको जोड़ के, तब तक आयुर्वेद का मेरे को इतना वो नहीं था, मतलब आयुर्वेद को साइड पे रखता था तब की बात। तो वहां से जब ये डेवलप हुआ कि अब क्या करना है, इसको एक सोच, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये बॉडी पार्ट्स एलोकेट किए गए हैं अलग अलग ग्रंथों में, उनको फिर उस बेसिस पे थोड़ा पढ़ना, मेडिकल साइट्स पे जाके कि ये बीमारी होती क्यों है, किस ऑर्गन के कारण होती है और कौन सा ऑर्गन क्रिएट करता है, कौन से केमिकल चेंजेस होते हैं। तो वेब एमडी में जाके, और साथ में फिर ये वहां से उसको लिंक करना, और फिर एग्जाम्पल चार्ट्स वहां से उठा के
तो वहां से फिर उसको देखना कि क्या ये वाकई में जो ये ज्योतिष के ग्रंथ में लिखा है वो है। तो लगभग 1.5-2 साल की मेहनत के बाद किसी ने वही मिथिक बोर्ड में एक पोस्ट डाली कि बीवी रमन ने कभी बॉडी पार्ट्स के बारे में मेडिकल, जो हमारे मेडिकल बॉडी पार्ट्स के बारे में कभी लिखा है कुछ। तो रोनी रंजन का कमेंट जो था उसमें था कि ओनली जितेंद्र संधू कैन टेल इट, नो वन एल्स कैन डू इट। तो ये मेरे को वही चाहिए था। दैट वाज द फर्स्ट, मेरे को दैट वाज व्हाट आई वांटेड। ठीक है कि और उसके बाद फिर चलते रहे इस तरह, मतलब ये फिर फेसबुक का आ गया, ये सब चीजें जब डेवलप होगी जैसे जैसे प्लेटफॉर्म्स आते गए उसमें। तो इन बिटवीन एक मिस्टर अमर अग्रवाल हैं। मिस्टर अमर अग्रवाल ये पंचकुला बेस्ड हैं और ये आईफास जो ये अपनी फ्यूचर पॉइंट वालों का है उनके साथ ये एसोसिएटेड थे। तो ये टीचर भी हैं, बहुत पुराना एस्ट्रोलॉजिस्ट भी। अब क्या होता था कि अब मैं वो करता था तो ही वुड क्वेश्चन, मैं कोई, तो इन्होंने बोलना कि ये उनके क्वेश्चन करने का तरीका डिफरेंट था। उनके क्वेश्चन करने का तरीका जो था मिस्टर अमर अग्रवाल के, वो एक चार्ट डाल देते मेरे को, अब इस पे बताओ इस पे कैसे होगा, एंड ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो उनसे उनकी उनके क्वेश्चन से मैंने कहा पहले तो मतलब थोड़ा मैं अनकंफर्टेबल हुआ बेसिकली कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, अगर यहाँ पे कुछ वो होगा तो ये बेसिकली ईगो की बात आ जाती है। पर ईगो को आड़े एक साइड पे करके तो उसमें देन ये हुआ, देखा जाए कि तो उस पे काम किया। फिर अब मेरे को ये आदत होगी कि अब वो क्या पूछेंगे, व्हाट हिज थॉट प्रोसेस, उसमें जाने की अब मेरे को वो दैट इज हाउ अब मिस्टर अमर अग्रवाल की थॉट प्रोसेस में झांकने की मेरे को आदत होगी। और आई नॉर्मली प्रिपेयर था। अब उनकी तरफ से ये इनपुट आया मेरे को। फिर जो है जो नेक्स्ट इन द लाइन तो झा साहब। अब झा साहब काफी लेट मिले। अब झा साहब का तो जब मिले तो ज्योतिष का जो है बेसिकली एक तरह से डी लर्निंग होने के बाद उसका उसका मतलब अब एक डी लर्निंग और लर्निंग का प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल पड़ा। तो उनकी जब उनसे 2-4 बार मेरी बात हुई तो मैंने या एक्सचेंज हुए मैसेज या उनके लेख पढ़े जब मैंने, तब मेरे को एक आइडिया आया कि जो आई वाज शायद ये आई वाज लुकिंग फॉर दिस ओनली। ये ऐसे मेंटर और ऐसे लर्नर्ड आदमी का भगवान की दया से हो गया, या ये कि एक ही प्लेटफॉर्म पे उनके झा साहब से फिर मेरे वहां से मतलब एक तो लॉजिकल थिंकिंग की जो कहा। फिर बसीन साहब, तब तक मैं बसीन साहब का तो मैं शुरू से फैन रहा हूँ। तब तक बसीन साहब का जो कुछ वो होते थे कुछ बुक्स मेरे पास थी। लेकिन जब मैंने और उनको मैं बसीन साहब को रिगार्ड करता था हाईली, मतलब आई रिगार्डेड मिस्टर बसीन वेरी हाईली। लेकिन मेरे को उनकी वैल्यू नहीं पता थी एग्जैक्टली तो झा साहब ने बसीन साहब के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया था। तो झा साहब ने बोला कि जब झा साहब ने बोला कि अरे उनके जैसी सोच, बसीन साहब के जैसी सोच किसी की नहीं है। तो भाई मेरा तो एकदम से मैं थोड़ी देर के लिए मैं आई वाज स्टन्ड कि अरे तुमने ठीक है, तुमने सिर्फ ये करके छोड़ दिया कि भसीन साहब अच्छे ऑथर हैं। ये ऑथर नहीं, ये पूजनीय है। अब मेरे को तब ये पता चला है कि ऑथर नहीं, मेरे लिए महज ऑथर नहीं है, वो पूजनीय। उनकी एक एक वर्ड में और एक एक किताब में जो है वो जेम्स छुपे हुए हैं, उनके उनका उनका थॉट प्रोसेस छुपा हुआ है। तो ये इन सब चीजों से मेरे को जो है ना
मेरे जो कहते हैं कि छुरी की धार पैनी हो गई। और फिर झा साहब की कुछ किताबें मेरे मेरे को पढ़ने को मिली, उनका थॉट प्रोसेस मेरे को पता चला, और डिस्कशंस उनके साथ जो होती रही। हालांकि हम आमने सामने बैठ नहीं सके, अनफॉर्चुनेटली। बीच में कभी कोविड आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी उनकी तबीयत खराब हो गई, और ज्यादातर वो आपका काफी नोएडा में इंतजार करते थे वो हाँ, झा साहब। तो हाँ, तो वो हो नहीं पाया। लेकिन क्या है कि वो जो मतलब उनके कह सकते हो कि उनकी उनकी लाइट में द वे ही इज, जिस तरह से वो एस्ट्रोलॉजी को सोचते हैं और समझते हैं, वो उसका देखो, उसका असर तो पड़ा, संगत का असर तो पड़ेगा ही, ऐसे ऐसी बात नहीं है कि उनका। एंड और फिर जब ये क्लासिक्स का जो तरीका है उसमें जो उनका जो ये जो चाहिए था, मतलब बेसिकली जो क्लासिक्स में मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी बीच में, तो उनके जब उनके इनपुट्स मिले, उनका उनका थॉट प्रोसेस पता चला, तो फिर मेरे मेरे को लगा यार क्या क्या था, ठीक है। लेकिन अगेन मैं फिर हाँ, मतलब बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि जहां पे उनकी सोच है, जिनकी जहां पे ये इनकी सोच है आपकी ऑथर्स की, तो ये खास करके भसीन साहब और ये जो क्लासिक्स वाले हैं, जो अ, हमारे पराशर हैं, मंत्रेश्वर हैं, रामानुजाचार्य हैं, ये जितने भी हैं, तो इनका वहां तक तो नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। ये झा साहब का भी कहना है कि वहां तक उनकी सोच, अगर हम वहां तक भी पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहां तक जाने की भी, मतलब क्या वही बात आ जाती है अगेन कि आपका थॉट प्रोसेस, आप आप जितना बड़ा सर्कल ड्रॉ करोगे, उसके बीच में कहीं आपकी जर्नी स्टॉप होगी। तो अगर आप छोटा सर्कल ड्रॉ करोगे, तो आपकी तो बेसिकली तो आपको अपना सर्कल, अपनी थॉट प्रोसेस को ब्रॉडन करना पड़ेगा, और जहां पे भी आएगा यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो ये इस तरह से ये हुआ, तो इससे बहुत फायदा हुआ, काफी, मतलब कुछ तो देखो, भगवान कृपा तो रहती है, देव कृपा के बिना ये सब्जेक्ट को आप नहीं उठा सकते, ये तो फैक्ट है। और एक इंक्लिनेशन रहती है आपका, आपको आपके हॉरोस्कोप में, या एक डेस्टिनी आपको उसकी तरफ लेके चलती है, जैसे आपकी प्रीवियस इंटरव्यूज में कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी, आप यू डू नॉट चूज एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी चूजेस यू, ये वाली, अगेन दैट इज, इट इज अ फैक्ट। और वो आपको उस जगह पे, उस वहां पे एक उस जगह पे आपको खड़ा कर देती है, ये एक विद्या, जहां आपको भगवान ने जो करना है, करवाना है, वो हो जाता है। जैसे जब मैंने ये जर्नी मतलब ये स्टार्ट की, मेरे कभी दिमाग में भी नहीं था कि कभी मैं कोई जो मेरा कोई मटेरियल पब्लिश होगा, या मैं कभी किताब लिखूंगा। उसका उसका भी ये ऐसे हुआ कि ये सप्तऋषि चैनल वाले हैं, इन्होंने एक मेरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए इन्होंने वो करना था, इंटरव्यू करना था, ठीक है। तो वो अब उसमें वो विधान पांड्या था, उनका वॉलेंटियर। अब उसने मेरे को रोका नहीं, अब वो चलते 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 ये कम से कम ये जो आपका ये इंटरव्यू था, वो आधे घंटे का होना चाहिए था, वो 4.5 4 4 घंटे का मटेरियल उनके पास पहुंच गया। तो अब वो सुनील और विधान ने आपस में बात की, बोले कि किताब क्यों नहीं लिखते हो, दिस इज हाउ। ये मैंने कहा, मेरे को इट वाज वेरी इंटिमिडेटिंग फॉर मी अगेन, ये मेरे को लगा ये किताब किताब कैसे लिखेंगे, कैसे लिखी जाती है। तो वो अगेन वो कह सकते हो कि उस टाइम पे भगवान उनके थ्रू ऑपरेट कर रहा था, जैसे भी है। तो अब वो कहता जी, लड़का कहता मैं एडिट करूंगा, आप करो। तो वहां पे उनका टाइम की वो हो गई। दूसरा क्या है कि अब आई वॉज इन टू, मेरी नौकरी नौकरी छूट गई थी, तो अब इसमें एज अ कमर्शियल एस्ट्रोलॉजर पैसे की भी जरूरत होती है, और टाइम फ्रेम के अंदर आपको लगातार
होते रहना चाहिए। तो उस वजह से उनसे किताब हटा के सागर को देनी पड़ी। और भगवान की दया से वो जो है वो सिग्नेचर बुक बन गई। आज आई थिंक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ने या जानने वाले या इंस्टीट्यूट वाले वो मेरे को एक्नॉलेज करें नहीं करें, लेकिन उनकी इंस्टीट्यूट्स में मेरी ही किताब चलती है। बिल्कुल सहमत ये हूँ। आईकास ये आईकास वाले ये एक्नॉलेज करें नहीं करें, पब्लिकली करेंगे भी नहीं, लेकिन उनकी जितनी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं सब उनके, इवन भारतीय विद्या भवन तक ये सब ये चलता है, किताब लेते हैं लोग पढ़ते हैं। तो वो है वो उसमें मैंने अपना आत्मा जो मतलब क्या आत्मा या लर्निंग उसमें उड़ेल मैंने उसमें होल्ड बैक नहीं किया। उसी तरह से ये इसमें बाद में एक रेडी रकनर बनाई छोटी सी, उसमें मतलब चार्ट्स नहीं थे। अब थर्ड बुक है वो मोतीलाल बनारसी दास के पास पड़ी, उसमें आयुर्वेद का एंगल ज्यादा है, लेकिन उसमें भी एग्जाम्पल चार्ट्स वगैरह हैं, सब हैं। ये कब पब्लिश करेंगे, थोड़ा इनका पब्लिकेशन प्रोसेस ये स्लो चलता है। तो मोतीलाल बनारसी दास के थ्रू वो थर्ड बुक आएगी। तो इन बिटवीन स्टार्टेड वर्किंग ऑन द फोर्थ। अब चौथे में मेरे को ये है कि जितने श्लोक हैं ये आपके मेडिकल रिलेटेड उनको सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और उनकी एक्सप्लेनेशन कर दी जाए, क्योंकि अब उनको अलग अलग किताबों में देखने की जगह एक ही किताब में सारे श्लोक मिल जाएं उसको। अगर उसको रेफरेंस देना है मतलब किसी को कि ये श्लोक यहाँ से है और इसके इस बीमारी के परिपक्ष में बोला गया, इस बीमारी के उसमें बताया गया, तो ये वो था। अब क्या है कि झा साहब जैसे जीनियस या जगन्नाथ वसीम साहब जैसे जो इंडिविजुअल्स हैं, अरे और वो जगन्नाथ वसीम साहब का तो ये है कि उनकी मैं इतना आपको ना वो सोचने पे मजबूर करते हैं। नहीं तो आप देखो भावार्थ रत्नाकर बीवी रमन ने भी लिखी है, भावार्थ रत्नाकर मैंने भी लिखी है, अरस्तु प्रभाकर ने भी लिखी और कई लोगों ने लिखी। ठीक, लिखने का मतलब लिखी तो रामानुजाचार्य ने, हमने तो कमेंट्रीज की। लेकिन बाय फार जो है वो वसीम साहब का कोई नहीं टच कर सकता, ना कर सका है ना करेगा। मैंने भी उन्हीं से जो है मतलब उन्हीं से डायरेक्शंस लेके उसी में जो है अपनी जो मेरे को समझ के अनुसार उसको थोड़ा वो किया है। तो वसीम साहब की, लेकिन मजे की बात यह है कि जिसको भी अगर स्टूडेंट्स को ये बोला जाए कि आपको पहले लघु प्राचरी और उसके बाद भावार्थ रत्नाकर और उसके बाद फिर फल दीपिका के कुछ सोर्स जो चैप्टर्स हैं और उसके बाद फिर जो है मतलब यहाँ अगर आपको यहाँ तक ले आते हो और वो जो है परसिस्टेंटली डिलीजेंटली अगर वो स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये फॉलो करता है, तो आई थिंक उसको थोड़ी समझ आ जाती है कि ये श्लोक जो है कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है भाई, बहुत बढ़िया। ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको ये अब बात होती है लघु पराशरी में कि एक योगा कारक ग्रह की होती है कि वो एक केंद्र और एक त्रिकोण का मालिक होता है। अब भावार्थ रत्नाकर में ये वृषभ लगन के लिए शनि को अच्छा नहीं माना गया। ठीक है। अब अब उसमें जो रीजनिंग दी गई है वो एक तरह उन्होंने बोला कि एक पापी ग्रह होने के कारण इसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, इसको एडिशनल सपोर्ट की, क्योंकि ये सबसे सबसे मेलेफिक प्लेनेट है या सबसे पापी ग्रह होने के कारण। अब इस क्योंकि वो केंद्र का लॉर्ड, अब भावर लघु पराशरी कहती है कि केंद्र लॉर्ड होने से जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है। अब सिर्फ वो एक त्रिकोण मतलब न्यूट्रलाइज हुआ, उस केंद्र का लॉर्ड, केंद्र का उसका इफेक्ट हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया। अब जो है उसका एक वो नवम भाव का वो जो है उसको त्रिकोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक त्रिकोण जब दूसरे त्रिकोण से मिलेगा बुध से या आपका दूसरा और या फिर दूसरे केंद्र से सूर्य से, तब जाके ये जो है पूर्ण तौर पे फलित हो पाएगा। अब उसको सपोर्ट की मतलब जैसे ये है तो है योगा कारक है, लेकिन एक तरंग से अपंग है।
तो ये बात रामानुजाचार्य ने की है। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, अब समझने की बात है। वो उसी चीज को आगे उठा के उसने आगे किया है, ठीक है। उसने उसने बृहस्पति के मतलब उसने ये शुक्र के बारे परिपक्ष में नहीं कह दिया कि शुक्र योगा कारक होते हुए जो है, अगर फलानी इसमें अगर योगा इसमें अपना शनि के असेंडेंट्स में कैप्रिकॉर्न उसमें योगा कारक शुक्र होगा। तो शुक्र अगर योगा कारक होके वो सेम स्थिति में वो नहीं काम करता है, क्योंकि वो बेनिफिक है। इसमें तो बिल्कुल जो आपने ठीक कहा, क्योंकि हम लोग जिनसे इंस्पायर रहे, जैसा आपने झा साहब का भी बताया, तो शुक्र की बात आपने इसमें छेड़ी, लेकिन वहीं गुरु की मूल त्रिकोण राशि जो अष्टम में रही, और चंद्र को भी अगर हम एक तरीके से माने सूर्य से दूरी के कारण, तो वो तीसरे घर के भावाधिपति हो गए। अब शनि बुध तो हमने मान लिया कि चलो ठीक है, लेकिन गुरु और चंद्र जिस तरीके से इन हाउस को लीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के लिए, क्योंकि हाउस ऑफ वैल्यूज को भी यानी संस्कार को भी शनि डील कर रहे हैं, तो ये बड़ा सेकंड डेरिवेटिव क्या, मैं इसे थर्ड डेरिवेटिव बोलूंगा कि इसमें कितनी आगे सोचती कि गुरु और चंद्र जिस तरीके से लॉर्डशिप ले लिए हैं, तो अब इनके प्लेसमेंट से इनको अपने आप को भी बूस्ट करने के लिए एक कैपेसिटी लगेगी, क्योंकि अगर ये जाके टच भी हो गए तो ये इनके ओरिजिन तो वहां से हैं। और शुक्र चूंकि देखा जाए तो असेंडेंट लॉर्ड है, लेकिन सूर्य के किस तरीके से आसपास हैं, तो वो आपने जो सूर्य बुध शुक्र तीनों को लिया, तो ये तो मैं मतलब इस बात पे आपको दाद देता हूँ कि ये मैंने भी आपसे बात करते हुए इस चीज को विजुलाइज किया, तो समझ में आया कि भावार्थ रत्नाकर में ये चीज कितनी आगे निकल गई। और शायद यही जी भावार्थ रत्नाकर देखने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन उनकी रामानुज झा साहब ने एक बार बात करते हुए झा साहब ने ये बताया कि रामानुजाचार्य ने जो एक छोटा मूल ग्रंथ पेश, उनकी सोच जो थी अगेन वो ये टाइम टाइम पे जो ऑथर है उसने मतलब उसको बहुत सिंपलीफाई करके, लेकिन वो इतना सिंपल भी नहीं है, इट इज कॉम्प्लेक्स। ये जो भावार्थ रत्नाकर को मास्टर करना इतना वो नहीं है, ना किया जा सकता, इन ग्रंथों को मास्टर नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश की जा सकती है। और हमारी कोशिश यही है कि इन्हीं ग्रंथों पे लोगों को इन्हीं से जोड़ा जाए। और फिर जो है कि एक लेवल जब इसको मतलब पहले आपको लघु प्राशरी और उसके बाद फिर भावार्थ रत्नाकर थोड़ा फल दीपिका के 2-4 चैप्टर्स, फिर लोगों को ये पता लगता है कि एक्चुअल में ये क्लासिक्स है क्या, तब लोगों को ये समझ आता है, तब 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 ये वो उनका दिमाग इस चीज पे बंद होता है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये एक दूसरे को रेदर एक दूसरे को उठा रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दे सपोर्ट ईच अदर। एक जगह का आंसर आपको दूसरी जगह मिलेगा। तो बिल्कुल बढ़िया जी। हाँ तो ये आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बताई, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने जो महत्वपूर्ण तथ्य बताया कि आपको पॉइंटर्स देने के लिए सुयोग्य और सक्षम गुरु मिले, जिसमें श्री रोहिणी रंजन, श्री अमर अग्रवाल और गुरुदेव उद्योतकर झा सर का नाम आपने लिया, और ये आपने स्वीकारा कि किसने किस जगह जाकर आपको डेवलप किया। तो मैं भी इन तीनों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। और दोस्तों, ये इम्पैक्ट था जो आदरणीय संधू सर ने, जिनको आप पढ़ते भी हैं किताबों के थ्रू, जिनके ब्लॉग्स आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, और वहाँ आप देखते हैं कि कितने कम शब्दों में सार्थक चर्चा करने में अगर कोई व्यक्ति सक्षम है इस युवा पीढ़ी में, तो वो श्री संधू साहब हैं। तो अब ये फुटप्रिंट आपने जो पकड़े हैं, हम कह सकते हैं हाउ टू कैच दीज फुटप्रिंट्स, ये कला हम आपसे आगे अगले एपिसोड में फुटप्रिंट ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में चर्चा करेंगे। संधू साहब, हमसे जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।